अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और मैं अपनी ज़िंदगी के 25वें साल में कदम रख चुका हूँ। लाहौर की जिंदा दिली और यहाँ की रौनकें मेरे मजाज का हिस्सा हैं, लेकिन मेरी तबीयत हमेशा एक ऐसा तजस्सुस रहा है जो मुझे नए लोगों और दास्तान की तलाश में रखता है। ये किस्सा पिछले महीने का है, जब मुझे एक दफ्तरी काम के सिलसिले में तो बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन उन दिनों बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का रास्ता देना भी मुश्किल था। मैं अपनी गाड़ी को एक छोटे से पहाड़ी कैफ़े के पास रुकी, जो सड़क के किनारे लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था, और वहाँ से वादी का नज़ारा बहुत ही सहरंगेज था। मैं भी अपनी चाय का इंतज़ार कर रहा था कि काली लग्जरी गाड़ी कैफ़े के सामने आके रुकी। उसमें से एक इंतहाई दिलकश और पुरवकार खातून बरामद हुई, जिन्होंने स्याह रंग की लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और ऊपर कोट पहन रखा था, और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में मौजूद धूप के चश्मे और उनके चेहरे को मज़ीद जादूगर और गहरा बना रहे थे। वो सीधी कैफ़े के अंदर आई और मेरे सामने वाली मेज़ पर तशरीफ़ रखी। जब उन्होंने अपना चश्मा उतारा तो मैं जैसे हैरान रह गया। उनकी उम्र 35 या 38 साल होगी, लेकिन उनके चेहरे और किसी नौजवान औरत के लिए काबिल रक्श थी। उनका नाम सरवत था। सर, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, सरवत आंटी की शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी शख्सियत थी जो सामने वाले को खुद ब खुद अपनी तरफ खींचती थी। वो अकेली थी और उनके अंदाज से लग रहा था कि वो भी इस खामोश और माहौल और बारिश के कतरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। मैंने हिम्मत जमा की और चाय का कप मेज़ पर रखते हुए उनसे पूछा, क्या आपको मरी की धुंध बहुत पसंद है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके लबों पर एक मुस्कुराहट थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को बेतरतीब से बाहिर कर दिया। उन्होंने बड़ी नफासत से जवाब दिया, तुम तो असल चीज़ हो। असल खूबसूरती लम्हों में है जो हम इस पर्दे के पीछे गुजारते हैं। उनकी आवाज़ में वो पायदारी और मिठास थी जो सिर्फ एक तजर्बाकार और सुलझी हुई खातून में हो सकती है। हमारी बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि वो एक बीमा है और अपने शौहर के इंतकाल के बाद ख़ानदानी बिजनेस संभाल रही है। उनकी ज़िंदगी में दौलत शोहरत तो बहुत है, लेकिन एक सच्चे और ज़ाती तवज्जो की अक्सर कमी उन्हें पहाड़ों की तरफ ले आती है। वो बहुत ही बेबाक, चटबती और बातें करने वाली खातून निकली। बातों बातों में उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि शाहजेब, तुम जैसे सुलझे हुए नौजवान आजकल कम ही मिलते हैं। उनका ये देसी और बेतकल्लफ अंदाज मुझे उनकी और करीब ले गया। बारिश बाहर तेज़ हो चुकी थी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता आर्जी तौर पर बंद हो गया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम करीब ही मौजूद उनके प्राइवेट विला में चलते हैं, जहाँ हम सुकून से बैठकर इस मौसम का मज़ा ले सकें। उनकी दावत मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। हम दोनों उनकी गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से बने हुए घर के सामने पहुँचे, जो पहाड़ों के दरमियान एक छुपा हुआ था। विला के अंदर दाखिल होते ही एक गर्म जोश फिजा ने हमारा इस्तकबाल किया। वहाँ हर तरफ पुराने फनपारे और लकड़ी के नफीस तोहफे रखे हुए थे। सरवर आंटी ने अपनी कोट उतारी और उनका सहर और भी बढ़ गया। उन्होंने गहरे सुर्ख रंग का एक रेशमी लिबास पहन रखा था जो उनके जिस्म के हर नशेबो फराज को बड़ी नज़ाकत से नुमाया कर रहा था। उन्होंने अंगीठी में आग जलाई और मुझे अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों के दरमियान अब वो रस्मी फासले ख़त्म हो रहे थे जो कैफ़े में मौजूद थे। सरवर आंटी ने अपने बैग से एक महंगी चॉकलेट निकाली और उसका एक टुकड़ा तोड़कर शरारत से मेरे मुंह के करीब ले गई, और उनके हाथों का वो लम्स, उनकी आंखों की वो चमक मुझे एक नई दुनिया की सैर करवा रही थी। वो कहने लगी, हैदर, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सब कुछ भूल कर अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की ये शाम हमारी ज़िंदगी की सबसे ख़ास शाम बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में झांका तो वहाँ एक ऐसी आग थी जो अंगीठी से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। अब वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी, इतनी कि उनकी सांसों की तपश मेरे गालों पर महसूस हो रही थी। उसने बताया कि उनके शौहर के जाने के बाद उन्होंने
खुद को मसरूफ़ कर लिया है। वो अपनी ज़रूरियात और अपने जज्बात को भूल गई थी, लेकिन आज मुझे देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वो अब तक एक ऐसी औरत है जो प्यार पाने और प्यार का हक देने का हक रखती है। उनका ये बोल्ड अंदाज मेरे लिए बेहद पुरकशिश था। मैंने उनका हाथ चूम लिया जो रेशम की तरह नरमो नाजुक था। मैंने यकीन दिलाया कि ये शाम उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार शाम होगी। बाहर बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। विला के अंदर हम दोनों एक दूसरे के वजूद की हिद्दत में गुम हो रहे थे। ये तो बस एक तवील और रोमानवी रात का आगाज़ था, जिसकी स्याही में अभी बहुत से रंग भरने बाकी थे, और मरी की इन पहाड़ियों ने उस रात के राजों को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन करके कैद कर लिया था। विलाद के अंदर अंगीठी जल्दी लकड़ियों की आवाज़ और बाहर चीर के दरख्तों से टकराती हुई हवा, तेज़ हवा ने एक दिल करिश्माती माहौल बना दिया था। मुझे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सरवर आंटी सोफे पर मेरी तरफ झुकी और उनके बालों से उठने वाली संदल की भीनी भीनी खुशबू ने मेरे हवास को मुअत्तल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना मखमली हाथ मेरी कलाई पर रखा और बहुत ही धीमे लहजे में बोली कि हैदर, कुछ लोग ज़िंदगी में रहकर भी वो कुर्बत महसूस नहीं कर पाते जो कभी कभी चंद लम्हों की रफाकत दे जाती है। उनकी बातों में छुपी हुई गहराई साफ हो रही थी कि वो इस वक्त तमाम समाजी बंधनों से आज़ाद होकर सिर्फ अपने जज्बात की पैरवी करना चाहती हैं। मैंने देखा कि अंगीठे की सुरख रोशनी और उनके चेहरे के नकूश को मज़ीद वाज़िया और पुरकशिश बना रही थी। उन्होंने मेज़ पर रखे हुए सुरख शरबत के 2 गिलास भरे और एक गिलास नज़ाकत से मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आओ, ये हसीन इत्तफाक के नाम पर एक जाम पीते हैं जिसने हम दोनों अजनबियों को इस बर्फानी रात में छत तले ला खड़ा किया। मैंने गिलास थामा और हमारी उंगलियां एक दूसरे से मस हुई। एक बार फिर हमने वही बिजली मेरे जिस्म में दौड़ गई। सरबत आंटी ने अपना गिलास मेरे गिलास से टकराया और एक लंबा घूंट करने के बाद अपनी सोफे से लगा कर आंखें मूंद लीं, और अब वो काफ़ी पुरसकून लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट बता रही थी कि उनके अंदर जज्बों का एक समंदर मौजूद है। उन्होंने बताया कि इस बड़े विला में वो अक्सर अकेली रहती हैं, लेकिन आज पहली बार उन्हें ये दीवारें काटने को दौड़ रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये घर बरसों बाद आबाद हुआ है। वो अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात का जिक्र करने लगी जब वो तन्हाई के बोझ तले दबकर रह गई थी, और किस तरह उनकी इस मुलाकात के अंदर फिर से वो जोश पैदा हुआ है जो सिर्फ जवानी का खासा होता है। उनका ये चटपटा और बेबाक अंदाज गुफ्तगू से मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहां एहसासात की हुक्मरानी थी। सरवरा आंटी ने जब एक मौसीकी का रिकॉर्ड चलाया जिसकी लय पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ लहराने लगी, उन्होंने मुंह से पूछा कि क्या तुम्हें रक्स करना पसंद नहीं है। मैंने भी उन्हें खूब जवाब नहीं दिया कि उन्होंने मेरे साथ मौजूद रेशमी कलीन पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। रक्स के दौरान उनका वजूद बार बार मेरे वजूद से टकरा रहा था। उनके रेशमी लिबास की छितराहट और उनकी सांसों की तपश माहौल में एक अजीब सा माहौल बना रही थी, और ऐसी तपश थी कि बाहर की ठंडक का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उन्होंने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की कि हैदर, तुमने मुझे अपने से वो चीज़ बना दिया है जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। क्या तुम जानते हो कि तुम कितने खुशनसीब हो। मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें अपने और भी करीब कर लिया और जवाब दिया कि खुशनसीब तो मैं हूँ, मुझे आप जैसी बावकार और हसीन हमसफ़र ही मिल रहा है। अब अपनी जवानी जोबन पर थी और विला के बाहर मज़ीद धुंध गहरी हो चुकी थी, जैसे कुदरत ने हमें दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए सफ़ेद चादर ओढ़ दी हो। सरवत आंटी बिल्कुल बेतकल्लफ होकर मेरे सामने कलीन पर बैठ गई और उन्होंने अपने मुंह से वो ख्वाब शेयर किए जो उन्होंने कभी अपने शोर से भी नहीं किए हुए होंगे। वो चाहती थी कि कोई उन्हें सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन वूमैन के तौर पर ना देखे, बल्कि एक ऐसी तौर पर देखे जो प्यार की प्यासी है और जिसे थोड़ी सी तवज्जो और वक़्त चाहिए। उनकी बातों में मौजूद सच्चाई ने मेरे दिल में उनके लिए एहतराम और चाहत को मज़ीद गहरा कर दिया। उन्होंने अपना सर मेरे घुटनों पर रख दिया और मैंने उनके घने बालों से उंगलियां फेरने लगा। लम्हात में अल्फाज की गुंजाइश कम और एहसासात की ताकत ज़्यादा थी। विला की किचन से वो थोड़ी देर बाद कुछ देसी पकवान और मीठा लेकर आई। उन्होंने बड़े
प्यार से एक लुक़मा अपने हाथों से मुझे खिलाया और उनके हाथों का वो जायका, उनकी आंखों में मौजूद शरारत मुझे एक अजीब सी सरूर में मुब्तला कर रही थी। वो बताने लगी कि किस तरह से वो मरी के उन पहाड़ों से मोहब्बत करती है और किस तरह आज की ये रात उनके लिए हमेशा के लिए अमर हो गई है। हमने अंगीठी के पास बैठकर घंटों बातें की, कभी हंसी मजाक, कभी गहरी खामोशी छा जाती मुकम्मल गुफ्तगू थी। सरवर आंटी का वही देसी अंदाज और उनके बोल गुफ्तगू ने मुझे ये सिखाया कि उम्र का फ़र्क कभी दो दिलों के दरमियान दीवार नहीं बन सकता। अगरचे जज्बे सच्चे हों तो कमरे में मौजूद बड़ी घड़ी ने जब रात के 2 बजे तो सरवर आंटी ने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें हज़ारों तमन्नाएं छुपी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर विला के उस कमरे की तरफ ले गई जिसकी खिड़की सीधी वादी की तरफ खुलती थी। वहां से दूर पहाड़ों पर लगी रोशनी की तारों की तरह जगमगा रही थी। उन्होंने खिड़की के पास खड़े होकर पास हो गई, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस विला की फ़िज़ाओं में हमेशा रहेगी। मैंने अपनी बाहों में उनको भर लिया और यकीन दिलाया कि यह जुदाई सिर्फ वक्ती होगी, क्योंकि रिश्ता रूहों के दरमियान होता है और इसे फ़ैसले कभी ख़त्म नहीं कर पाते। इस रात मरी कि इन बुलंदों बाला चोटियों के दरमियान एक नौजवान लड़के और एक हसीन बेवा आंटी के दरमियान जज्बों की वो दास्तान मुकम्मल हो रही थी जो शायद इस साल विला का हिस्सा बन चुके हों। और मैं जानता था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और हसीन तरीन सफ़र साबित हुआ है। रात की स्याही अब आहिस्ता आहिस्ता सुरमई उजाले में बदल रही थी और विला की बड़ी खिड़कियों के बाहर धुंधले बादलों की सूरत ख्याल करके पहाड़ी की ओर में छुप रहे थे। कमरे के अंदर अंगीठी के कोयले और बर्फ़ की तह के नीचे हल्की सी सुर्खी लिए दम तोड़ रहे थे, लेकिन इस कमरे की फ़िज़ा भी इन जज्बों और बातों से महक रही थी। हमने पूरी रात एक दूसरे के साथ बांटी थी। सरवर आंटी मेरे कंधे पर सर रखकर अब भी नीम वाला आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। सुबह के आसार नुमायां हो रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और एक ऐसी चमक सी जो रात भर की बेदारी के बावजूद मन चाही पड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर चूमा। उनके लबों की एक नरमी और बार फिर मेरे अंदर की वजूद में ऐसी दौड़ी जो धीमी आवाज़ में बोली कि हैदर, सूरज निकलने वाला है और उस सूरज के साथ ही हमारी ये दिलसमाती रात एक खूबसूरत याद बनकर माजी के झरोकों में चली जाएगी। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हकीकत है। मैंने उनके बिखरे हुए बालों को ठीक किया और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आंटी, कुछ रातें सूरज निकलने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अंदर एक नई सुबह रोशन कर देती हैं। आपने मुझे जो एहसास दिया है वो मेरे लिए किसी मोइज़े से कम नहीं है। सरवर आंटी ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और खड़ी हो गई। उनका सुर्ख रेशमी लिबास अब भी वैसा ही दिलकश लग रहा था जैसे रात के आगाज़ में था। उन्होंने बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाया और कुछ देर बाद कॉफ़ी की वो महक फिर से विला में फैलने लगी जो रात भर हमारी बातों का साथ दे रही थी। वो 2 मग लेकर वापस आई और हम दोनों खिड़की के पास रखी कुर्सियों पर बाहर का नज़ारा करने लगे। मरी की वादी में अब आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। परिंदों की चहचहाहट और दूर से कहीं आती हुई गाड़ियों की आवाज़ें बता रही थी कि दुनिया अपनी रफ्तार पर वापस आ चुकी है। लेकिन हमारे लिए अभी ये उसी विला की 4 दीवारी में कैद था। नाश्ता करते हुए सरवत आंटी का वही चटपटा और बोल अंदाज फिर से लौट आया था। उन्होंने शरारत से कहा कि हैदर, तुम वापस जाकर अपने दोस्तों को बताओगे कि मरी की धुंध में रास्ता भूल गए थे या किसी के दिल का रास्ता मिल गया था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उन्हें कहूँगा कि मैंने एक ऐसी परी देखी जिसने मुझे जीना सिखाया। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उनका वो कहका सुबह के खामोशी में किसी मधुर साज की तरह गूंजा। उन्होंने अपने से एक परस से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसके सफ़े पर अपना निजी नंबर और घर का पता लिखा कागज़ मेरी तरफ बड़ी नज़ाकत से मेरी जेब में डाला और कहा कि यह नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेरे दिल की चाबी है। जब भी तुम्हें याद आए कि मरी के इन पहाड़ों में कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, वक़्त तेज़ी से गुजर रहा था, मुझे अपनी गाड़ी तक वापस जाना था क्योंकि रास्ता अब खुल चुका था और हम दोनों घर से बाहर निकले। बाहर की ठंडी हवा ने हमारे चेहरे को छुआ तो एक बार फिर से उसी रात की तपश याद आ गई। सरवर आंटी ने मुझे गाड़ी में कैफ़े तक छोड़ने आई जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। पूरे रास्ते हम खामोश रहे, लेकिन हमारी उंगलियां एक दूसरे में
पेवस्त थीं, जैसे वो एक खामोश वादा कर रही हों कि ये मुलाकात आखिरी नहीं है। जब हम कैफ़े पहुंचे तो वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन हमारी नज़रें सिर्फ एक दूसरे पर जमी हुई थी। उन्होंने गाड़ी से रोक कर एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर एक बार वही देसी और बेबाक अंदाज बनाते हुए मेरे गाल पर एक हल्का सा बोसा दिया और कहा, जाओ हैदर अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन याद रखना तुम्हारी एक मंजिल अब यहाँ पर भी है। मैं गाड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरा दिल वहीं सरवट आंटी के पास रह गया था। मैंने मुड़ कर देखा तो वो हाथ हिला रही थी। उनकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होने लगी और मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। मरी का वो सफ़र जो एक आम दफ्तरी दौरे के तौर पर शुरू हुआ था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे रोमानवी दास्तान बन चुका था। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ, लेकिन मेरा जहन अब भी इसी तरह उस अंगीठी, उस मौसीकी और उस सरवर आंटी की उन बेबाक बातों में उलझा हुआ था। मैंने अपनी जेब से वो कागज़ निकाला और उस पर लिखे हुए नंबर को देखकर मुस्कुराया। मुझे मालूम था कि ये मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लाहौर पहुंचकर मैं कई दिनों तक उसी के शहर में गिरफ्तार रहा और अक्सर रातों को छत पर बैठकर मरी के उन पहाड़ों की तरफ देखता और सोचता कि सरवत आंटी इस वक्त क्या कर रही होगी। जब मैंने पहली बार उन्हें कॉल की तो उनकी वही दिलकश आवाज़ सुनकर मेरे दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा कि हैदर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ मरी में फिर से धुंध छा रही है और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। उनकी इन अल्फाज ने मेरे अंदर एक नया जोश भर दिया और मैंने फ़ैसला किया कि मैं हर महीने उनसे मिलने ज़रूर जाया करूँगा। ये रिश्ता जो एक इत्तफाकी मुलाकात से शुरू हुआ था, अब एक ऐसी मोहब्बत में बदल चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी और जिसमें सिर्फ सच्चाई और खालिद जज्बे थे। ये कहानी एक मुलाकात नहीं बल्कि एक एहसास की कहानी है, जो इंसान को ये बताती है कि ज़िंदगी में कभी कभी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। सरवन आंटी जैसी पुख्ता उम्र औरत ने मुझे वो सिखाया जो शायद मैं कभी ना सीख पाता, कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और सच्ची कशिश सिर्फ ज़ाहरी हुस्न में नहीं बल्कि इंसान की पुख्तगी और उसके अंदाज़े बयान में होती है। मेरी यूट्यूब की वीडियो ये कहानी ऐसी मिसाल है जहाँ दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब आए और एक ऐसी दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और अब मैं मरी की तरफ जाता हूँ तो वो छोटा सा कैफ़े, सरवर आंटी की वो गाड़ी याद आ जाती है और मेरा दिल उसी रात की तपश को महसूस करने लगता है। ये सफ़र अब भी जारी है और हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, क्योंकि कुछ दास्तानें ख़त्म के लिए नहीं बल्कि मज़ीद गहरी होने के लिए होती हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई कहानी में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल स्टोरी नेट को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।